Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am डॉक्टर बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे SPSC की वर्कशीट। ये GT02 है, ठीक है। और 2024 की ये वर्कशीट्स हैं जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में अगर टाइम मिला तो 2023 की भी मैं सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टाइम उतना नहीं मैनेज हो पाता, क्योंकि ये वर्कशीट्स मुझे शुरू में खुद देखनी पड़ती हैं। और अगर आपको पता है कि आपको तो लग रहा होगा कि शायद मैं वर्कशीट ऐसे ही डायरेक्टली बनाता हूँ, कुछ होती हैं जो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, सिंपल होती हैं तो वो वन गो में मैं बना देता हूँ, उतनी उसमें कैलकुलेशन नहीं होती या इस तरह की अगर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वर्कशीट में बनाता हूँ तो अगर फॉर सपोज़ इसमें 55 से 60 MCQs हैं फ़िज़िक्स पोर्शन के, तो अगर इसमें से एक या दो क्वेश्चन, सिर्फ जस्ट एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा आ गया ना जो कि मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे वो सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है, बुक में इसका फॉर्मूला क्या है। तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि सेशन जो कि फ़िज़िक्स के क्रैश कोर्स का मैंने आपको बताया था, वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल अप्रैल 2024 के एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अप्रैल 2024 के एंड से, यानी कि इस मंथ के लास्ट से ये स्टार्ट होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह 6K है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, वर्कशीट्स ETC, ठीक है। और उसके साथ साथ वर्कशीट्स के वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह वो भी अपलोड होते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सेशन चलेगा तो यूट्यूब पर वीडियोस आना कम हो जाएंगी, या मतलब अपलोड जो होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेस होगी जिनके पास सेशन की जो है वो एक्सेस होगी। उसके बाद जो है वो सेशन जब गुजर जाएगा, टेस्ट वगैरह आपका हो जाएगा, तो फिर अगेन जो है वो वीडियोस आएंगी। बीच बीच में कुछ वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन जो प्रीमियम की वीडियोस होंगी सेशन की, वो सिर्फ़ और सिर्फ जिन बच्चों के पास एक्सेस होगा उनको ही मिलेंगी, ठीक है। सो अगर आपको फ़िज़िक्स में मसला होता हो या वर्कशीट्स वगैरह सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती हो, या अपनी प्रिपरेशन वगैरह को बेटर करने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो डेमो के लिए। मेरी स्कैन और किप्स की वर्कशीट्स, SPSC की वर्कशीट्स, बहुत सारी वर्कशीट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, और आप डेमो के लिए बाकी लेक्चर्स देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से समझा रहा हूँ, या मेरी बात आपको समझ आती है नहीं आती, या मेरा पढ़ाना आपको फ़ायदा देगा या नहीं, ठीक है। चलो, सो बातें ज़्यादा हो गई, अब लेट्स स्टार्ट। कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल samples of gas are allowed to be compressed isothermally and isobarically, ठीक है। if initial and final volume in both processes is equal, then amount of work done। अब सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैं यहाँ पर PV डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पर ये P और ये V, याद कर लो हमेशा कि वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलांग होगा, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल दूं कि अगर सपोज़ करो मैं अगर यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि एरिया अंडर द कर्व। इसके नीचे भी एरिया देखोगे, इसके नीचे भी एरिया देखोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर इसमें वॉल्यूम की चेंज जो है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाने से, तो और वर्क आपका क्या होता है, वर्क होता है पी डेल्टा वी। तो वॉल्यूम की चेंज अगर ज़ीरो होगी तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा ज़ीरो। तो इस एक्सिस का ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो कौन सी एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये बात तो हमने कर ली। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है वो सवाल ये है कि अगर आप दो गैसेस को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस यानी कि वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो, सिंपल। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पर मैंने ये वॉल्यूम पीछे हटाया और ये मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक है, इस तरह से। अब देखो आइसोबेरिकली की मैंने ये कंडीशन बना ली, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपका वाई एक्सिस में जाने से
कम या ज़्यादा होगा। प्रेशर देखो कौन सी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो अगर मैं वाई एक्सिस में जाऊंगा यानी कि या ऊपर या नीचे, तो मेरा जो है अपना प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। अच्छा, अगर एक्स एक्सिस में जाएंगे राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आपकी वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। अब यहाँ पर ये देखो दोनों पीछे जा रही हैं, दोनों पीछे जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम पीछे आ रहा है, यानी कि कंप्रेशन हो रही है, ये हमें आइडिया हो गया। ठीक है, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो रही है, ये हमें आइडिया हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, ये प्रेशर इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, आइसोबैरिक का कॉम्प्रेशन, आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन। अब एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसी वजह से अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा तो फिर समझाने का फ़ायदा क्या। अच्छा, दूसरी ये जो मैंने लाइन बनाई है ना इस तरह से, ये मैंने बनाई है आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए। अच्छा, तीसरी अगर मैं लाइन इस तरह से बनाता ना, तो वो एडियाबेटिक कंप्रेशन होती। एडियाबेटिक कंप्रेशन क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, और फिर ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। ये आपका प्रेशर एक्सेस, ये प्रेशर एक्सेस, ये वॉल्यूम एक्सेस, ये इस तरह से ये आपकी आइसोथर्मल, सॉरी अपना आइसोबेरिक एक्सपेंशन, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखो ये जो आइसोबेरिक वाली है इसके नीचे एरिया कम है, और जो आइसोथर्मल वाली जो कर्व है या लाइन है उसके नीचे एरिया ज़्यादा है। तो जिसके नीचे एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन भी जो होगा वो ज़्यादा होगा, वर्क डन विल बी मोर। तो आपका जो ऑप्शन है कि किसके लिए वर्क डन ज़्यादा होगा, वो होगा मोर फॉर दी आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, अब जिसको ये चीज़ नहीं भी पता होगी, वो मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी, इसी वजह से ये पूरी चीज़ बताने में टाइम गुजर गया। ठीक है, अच्छा, in a given thermodynamic process of an ideal gas, if delta W is equals to 0 and Q is less than 0, then अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपका वर्क ज़ीरो है तो आपके पास इक्वेशन होती है कौन सी, इक्वेशन कौन सी है आपके पास, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ये क्या है आपके पास, ये है ज़ीरो, तो आपके पास जो हीट होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी इंटरनल एनर्जी के। अब यहाँ पर हीट जो है ना आपकी डेल्टा क्यू, वो भी कम है किससे, ज़ीरो से, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में। तो डेल्टा यू आपको देखो किसके इक्वल मिल रहा है, डेल्टा यू की जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, नेगेटिव डेल्टा क्यू में। और नेगेटिव डेल्टा यू जो है वो किसको शो करता है कि इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज़ किया है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर ऑफ दी गैस डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, उसके बाद ये वही काम हुआ है जिससे मुझे चिढ़ लगती है। हाँ, ये देखो अब क्वेश्चन आ गया हमारा 148। ठीक है, अ गिवन मास एक्सपेंड्स फ्रॉम स्टेट ए टू बी बाय 3 पाथ्स। अब सिंपल आपसे पूछा गया है कि ए पाथ से हम जो है वो बी पाथ की तरफ जा रहे हैं। अब जो जाने वाले पाथ है ना, कर्व है, वो डिफरेंट है, और हर किसी के बारे में आपसे वर्क पूछा गया है। ठीक है, तो वर्क किसका ज़्यादा होगा, जिसके नीचे एरिया सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो जिसके नीचे एरिया ज़्यादा होगा वो वर्क ज़्यादा। अब वर्क जो सबसे एरिया ज़्यादा है वो W1 है, उसके बाद W2, उसके बाद W3, W1, W2, W3। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिंपल है। Which one of the following is correct regarding the first law of thermodynamics? कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इसने नहीं दिया था। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हाँ, इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, इट इज़ द रीस्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बोलता है, हम बोलते हैं कि इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इट इज़ द रीस्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये आपकी पंजाब
बुक के अंदर भी ये लाइन लिखी हुई है। आई थिंक कि इस STB या बाकी जो बुक्स हैं उसके अंदर भी जो है ये चीज़ें होंगी। तो 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। In the given diagram, when a given mass of gas is taken from A to B during the process of the gas, अब देखो आपके पास यहाँ पर देखो ना, एक अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से, इसको कंप्लीट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ वॉल्यूम, यहाँ पर लिखूँ मैं टेम्परेचर, यहाँ पर आप देखो कि अच्छा पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने दो। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो अगर मैं निकालूं इस ग्राफ के लिए लीनियर है, इक्वल चेंज में इक्वल जो है इक्वल वॉल्यूम की चेंज में इक्वल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर इनका रेशो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी है चार्ल्स लॉ वाली कंडीशन। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा प्रेशर गया है, तो प्रेशर आप बताओगे कि रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। द गैस इज एक्सपेंडेड, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना। A gas is expanded adiabatically till its temperature falls to T1, यानी कि एक गैस को आपने एक्सपेंड किया है, एक गैस को आपने एक्सपेंड किया है तब तक जब तक उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, T1 हो जाए। और उसको इफ़ इट इज़ नाउ एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, यानी कि अब इसको हम क्या करते हैं, आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं अगेन, आइसोथर्मली यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसका मतलब ये है कि अगर ये T1 है तो ये भी क्या होगा, T1 एंड टेम्परेचर बिकम्स T2। अब ये टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है। और तो बताओ कि T1 ग्रेटर देन T2 या इस तरह से। अब जब ये मैंने पहले मरतबा सवाल पढ़ा था ना, तो मुझे लग रहा था कि गैस को हमने एक को एडियाबेटिकली क्या किया है, एक्सपेंड किया है, उसके बाद उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है। तो बताओ कि टेम्परेचर अगर पहले T1 था और तो T1 और T2 का रेशो निकालो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है T1 एंड T2 दोनों इक्वल। क्यों, क्योंकि शुरू में देखो ना, शुरू में आपको जो है एडियाबेटिकली आपने एक्सपेंशन करवाई है, तो आपका टेम्परेचर बन गया है T1। फिर कम हुआ ज़्यादा हुआ उसको छोड़ दो। उसके बाद आइसोथर्मली आप गए हो, आइसोथर्मली गए हो यानी कि T आपकी कांस्टेंट है, तो उस बाद वाले टेम्परेचर को आपने T2 रखा है। तो जो T2 होगा वो किसके इक्वल होगा, T1 की, क्योंकि बाद वाली जो कंडीशन है वो किसके लिए है, आइसोथर्मली के लिए। तो एक मरतबा मैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। द गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टिल इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू T1। एक गैस को आपने एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है जब तक उसका टेम्परेचर T1 हो गया। इफ़ नाउ, अब दोबारा, इट इज़ एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड टेम्परेचर बिकम्स T2। अब इसका टेम्परेचर हम T1 से लेकर जा रहे हैं T2 तक आइसोथर्मली। तो अब ये तो कॉमन सेंस है, आइसोथर्मली जा रहे हैं तो T1 T2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। अब मैंने जो इसको समझा था कि ये पहले इसको ले जा रहे हैं एडियाबेटिकली और बाद में इसको लेकर जा रहे हैं आइसोथर्मली। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है ना, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन की वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करती है, यानी कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ करेगा। तो शुरू वाली जो कंडीशन होगी, शुरू वाला टेम्परेचर वो कम होगा और बाद वाला टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हो तो T2 ग्रेटर देन T1, ये जो बी ऑप्शन है ये होगा जो मैंने पहले समझा था। मुझे लग रहा था क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। एक क्वेश्चन में देखो कि थोड़ा सा चेंज करने से किस तरह से जो है वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है और आंसर किस तरह से जो है वो अलग अलग आते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल करा करो, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये 152 मैं आपको लास्ट में करवाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्राफ मुझे ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। पहले सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद ये 152 करते हैं। Sample of gas undergoes a change is shown in the figure. Which of the following is true about the final temperature of this gas? अब इस तरह से चेंज हो रही है, उसकी बताओ कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा। तो भाई देखो,
सबसे पहले देखो ये डायग्राम किसके किसके दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, ठीक है। और वॉल्यूम में सब में बराबर चेंज आ रही है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये बात आपको पता है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम सबके लिए क्या है, इक्वल। तो अब आपने जो चेंज देखनी है वो किसके लिए देखनी है, प्रेशर के लिए। तो प्रेशर सबसे ज़्यादा बी का है, यानी कि 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का। प्रेशर 1 2 देन 3। तो सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर किसका होगा, तो इसका क्या बनेगा, ये इसका बनेगा इट इज़ लीस्ट फॉर प्रोसेस 3 देन प्रोसेस 1 एंड 2, क्योंकि कम से कम जो है टेम्परेचर या प्रेशर किसका है, वो 3 का है देन 1 एंड 2 से। उसके बाद है हमारे पास इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ हीट इज एडेड या ट्रांसफर्ड टू सिस्टम डज 300 जूल ऑफ वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये सिंपल सवाल है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इस पर ये होगा। अच्छा, डेल्टा क्यू आपसे पूछा क्या गया है, इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी गई है, तो डेल्टा क्यू कितनी है, 500 माइनस ये प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें से आप 300 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 200 जूल। दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपने क्या किया है, टेम्परेचर को डबल किया है। व्हाट इफेक्ट डज इट डज दिस हैव ऑन द प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी। अब देखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आपने क्या किया है, डबल, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर को आपने क्या किया है, 2 टाइम्स, और वॉल्यूम है आपका कांस्टेंट। अब चेंज पूछी गई है आपसे प्रेशर और इंटरनल एनर्जी के बारे में। सॉरी, आपने प्रेशर को डबल नहीं किया, टेम्परेचर को डबल किया है, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर को डबल करोगे तो टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्रेशर डबल होगा या टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। व्हाट व्हेन एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। अच्छा, जब हीट आप सुनो सुनो, समझाने दो ये चीज़। अगर अगर इस तरह से हो कि आप किसी गैस को आइसो आइसो एडियाबेटिकली कंप्रेस करो, समझा रहा हूँ, समझो। अच्छा, एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट की इंटरफेरेंस ना हो। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा यू। अब ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ एडियाबेटिकली कंप्रेस, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क नेगेटिव। तो ऑन द सिस्टम वर्क क्या होता है आपका, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ये होती है इसकी इक्वेशन एडियाबेटिक की। मैंने गलती से डेल्टा क्यू लिख लिया। अब देखो ये क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर वर्क नेगेटिव होगा आपका तो इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो वर्क विल बी पॉजिटिव डेल्टा यू। यहाँ अगर मैं इस तरह से लिखूँ पॉजिटिव डेल्टा यू, या डेल्टा यू जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज़ किया, इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज़ किया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। अब अगर देखो एडियाबेटिक में इंक्रीज़ क्यों हुई, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकती। एडियाबेटिक में क्या होता है कि हीट बाहर ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती। तो इसी वजह से इसके कंप्रेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से आप बोल सकते हो कि हीट अप हो गए। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, आइसोथर्मल कंडीशन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज अपना टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ कंडीशन में कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो यानी कि कंडीशन ये होगी कि मुझे हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि हीट को क्या मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो जवाब आएगा कि हाँ, हीट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल की कंडीशन है। अगर एडियाबेटिक की होती तो वॉल्स क्या होती, नॉन कंडक्टिंग होती, जिसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन आइसोथर्मल की कंडीशन है, हीट बाहर जा सकती है। तो ये हीट जो है हमारी वो फ्लो कर जाएगी सराउंडिंग्स की तरफ, या बाहर जो है
सिस्टम से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी थी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई। उसके बाद है हमारे पास कि इफ़ अ सिस्टम गोज़ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट विदाउट चेंजिंग इंटरनल एनर्जी देन हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अच्छा, इनिशियल से फाइनल स्टेट आप गए हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज़ स्टेट फंक्शन। अगर आपकी चेंज ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट आपकी चेंज नहीं, यानी कि जिस स्टेट से आप गए हो उसी से उस पर ही वापस आ गए हो, तो इंटरनल एनर्जी की चेंज क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा, डेल्टा डब्ल्यू के। तो हीट आपकी जो होगी वो फुल्ली यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग वर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर। ठीक है, बार आल्सो आपको पता होगा कि इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, बार, एटीएम, पास्कल, टार, ये सारे इसके यूनिट्स हैं। अच्छा, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। अब भी ये तो आपको पता है, सी पी ग्रेटर देन सी वी, सम एडिशनल वर्क इज डन बाई गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, 2-3 मरतबा पहले बता चुका हूँ। अ कार्नोट हीट इंजन रिसीव्स 800 किलो जूल। अब देखो ना, डेटा निकाला करो हमेशा क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो मैं तरीका बताता हूँ वो ये होता है कि आप जो है ना, क्वेश्चन देखोगे क्या पूछा गया है, डिटरमिन थर्मल एफिशिएंसी, यानी कि सिंपल आपसे एफिशिएंसी पूछी गई है। अब आप देखोगे डेटा आपको कौन कौन सी मिली हुई है, 800 किलो जूल हीट, यानी कि सोर्स। अब सोर्स यानी कि Q1 है ये। अननोन टेम्परेचर, टेम्परेचर पता नहीं है। वर्क कितना हुआ है, वर्क हुआ है आपका 400 किलो जूल, यानी कि आपको वर्क भी मिला हुआ है और आपको कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर मिला हुआ है। तो आपकी डेटा के हिसाब से अगर आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है तो आप लगाओ। तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन Q1, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ। तो वर्क भी मुझे मिला हुआ है, Q1 भी मिली हुई है। वर्क देखो, वर्क की वैल्यू कितनी है, 400 किलो जूल, और हीट की कितनी है, 800। तो 1/2 हो गया, ये किलो किलो में कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/2। 1/2 की कितनी होती है वैल्यू, 0.5। अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये पॉइंट इधर चली जाएगी और ये आपका हो जाएगा 50%। एफिशिएंसी कितनी है, 50%। अच्छा, दूसरा देखो, 500 जूल ऑफ हीट। अब ये भी इसी तरह से इज एडेड, ये सारी फजूल चीज़ें बताई हुई हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको हीट बताई गई है, वर्क बताया गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता नहीं है। तो किस तरह से निकालोगे, हीट में से Q माइनस डब्ल्यू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा U। यही फॉर्मूला है। हीट कितनी है, 5000, और वर्क कितना है, वर्क है 7500। तो उसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 250, और ये नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज़ किया है, इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज़ किया है और इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हुआ है, दोनों कंडीशंस ठीक हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें मुझे पता नहीं है कि किस तरह से हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट जो होती है ना आपकी, सी स्मॉल के साथ उसको ज़ाहिर करते हैं। पहले हीट कैपेसिटी देखो, हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल होती है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब किसी भी चीज़ को जब आप हीट करो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कितना बढ़े, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो उसको आप बोलते हो हीट कैपेसिटी। ठीक, और दूसरी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि 1 किलोग्राम मास को आप जो हीट दो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े या उसका टेम्परेचर बढ़े 1 किलोग्राम मास का, तो उसको आप बोलते हो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इसी वजह से क्योंकि वो 1 kg के लिए होती है या किसी स्पेसिफिक मास के लिए होती है। तो ये आपकी जो होती है ये मास पर डिपेंड करती है, और ये जो होती है ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ा, या जो मुझे पहले वाला याद है। बाकी मुझे पता नहीं, आप क्वेश्चंस देखो या जिसने टेस्ट बनाई है उससे कंफर्म कर सकते हो।
मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब स्पेसिफिक हीट जो होती है वो टेम्परेचर नेचर दोनों पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी ये डेल्टा टी है और ये जो होती है ये मटेरियल के साथ वेरी करती है। ठीक, एक बात और, अच्छा दूसरी हीट कैपेसिटी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, हीट कैपेसिटी, तो ये यहाँ पर अमाउंट पर डिपेंड जो है ना नहीं करती। यहाँ पर फॉर्मूला देखो, क्योंकि ये हर अमाउंट के लिए जो है ना इसमें अमाउंट अनडिफाइंड होता है, तो आई डोंट नो कि इसका ऑल ऑफ दीज है या किस तरह से है। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी आप कंफर्म कर देना। बाकी ये मैंने आपको अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी, आपको ये की भी आपको गिवन है, आपको जो ठीक लगे आप जो है वो कर सकते हो, टीचर्स से भी कंफर्म कर सकते हो, बाकी से भी, क्योंकि मुझे जो चीज़ जितनी पता होगी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा थर्ड ईयर चल रहा है और मुझे टाइम हो गया है कि मैंने ये चीज़ें वापसी से नहीं देखी। और इस तरह से नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें याद हैं। अब देखो ना वर्कशीट्स बना रहा हूँ, आपकी हेल्प हो रही है, जो आप फ्रेश कैंडिडेट्स हो जिनको मुझसे ज़्यादा अच्छी फिज़िक्स आनी चाहिए। और आप, अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना चाहिए या देखना चाहिए, लेकिन मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें अभी भी मुझे याद हैं, लेकिन जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मेरी कोई कहीं पे मिस्टेक हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये आप कंफर्म कर लेना। अगर मेरी कहीं गलती हो तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक होगी तो। अच्छा, कंटेनर हैज़ 2.4 लीटर्स ऑफ वाटर, हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। अब ये जो है ना इसमें भी मिस्टेक है ऑप्शंस में। इसका क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब ये है इसका फॉर्मूला, हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल। मास कितना है, मास है आपका, अच्छा लीटर्स में जो है ना, लीटर और मास का जो आप ले सकते हो इक्वल ऑलमोस्ट, तो इसको आप 2.4 ले सकते हो। अच्छा, सी स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 4.2 किलो जूल, किलो यानी कि 10 पावर 3। और डेल्टा टी कितनी है, 220। और बॉयल करने के लिए टेम्परेचर कितना होता है, 100। तो चेंज कितनी आएगी, चेंज आएगी आपकी 80। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 80 समथिंग और इस तरह से इसका कोई पावर वगैरह आएगा। इन ऑप्शंस में से ये जो है इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना इस तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़ दी हीट कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम, अब 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 400 जूल पर केल्विन। यानी कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 10 केजी, हीट कैपेसिटी बताई गई है, ठीक है। तो अगर हीट कैपेसिटी 100 ग्राम के लिए बोली जाए सेम मटेरियल के लिए या सेम सब्सटेंस के लिए, तो वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखो, जो पहली आपके पास जिसका मास 10 केजी है, सॉरी अपना 10 केजी नहीं 10 ग्राम है, उसकी हीट कितनी है कैपेसिटी, 400 जूल पर केल्विन। तो अगर मास को 100 ग्राम कर देंगे तो अगर सब्सटेंस को सेम रखा जाए तो वो कितनी होगी। तो हीट कैपेसिटी के लिए क्या होता है, C1 इज इक्वल्स टू C2, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, मास जिसका 100, मास कितना हो 100 जूल पर, सॉरी अपना मास कितना हो 100 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कितनी हो 400 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर देखो C1 के लिए कितनी है, सी का क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू C2। अब देखो डेल्टा क्यू कितनी है, डेल्टा क्यू है हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन टी है 400 जूल पर केल्विन, ये यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो ये मेरे पास होगा 400 जूल पर केल्विन। और मास कितना है, मास है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए इतनी है। तो अगर मुझे 100 ग्राम देखना है तो मास कितना रखूँगा मैं, 100। तो ये मैंने मास रखा 100, ठीक है। और ये किसके अंदर है, ग्राम्स के अंदर, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किलोग्राम्स के अंदर। तो इसको मैं डिवाइड बाय 1000 करूँगा, 2 जीरो इसमें से ख़त्म हो गए, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0.1, 0.1। और ये 0.1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 400 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 4000। सेम तरीके से करो, बाकी मैथमेटिक्स से आंसर आ जाएगा। हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी।
इफ अ कप ऑफ टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर, हीट रिलीज वुड बी। अब हीट रिलीज कितनी होगी अगर हमने जो है इसको अपना कप को छोड़ दिया हो, तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, इस पर भी ये लगेगा। स्पेसिफिक हीट गिवन है कितनी, 5 किलो जूल। टेम्परेचर कितना है, चेंज 50 और 25 की चेंज रखोगे तो ये आएगी 25, ये यहाँ पर रखो 5, और मास कितना है, मास सॉरी अपना मास तो होगा नहीं यहाँ पर, किसकी जो है पूछी गई है, यहाँ पर देखो कप ऑफ टी, उसका मास नहीं बताया हुआ, तो हीट कैपेसिटी पूछी गई है, हीट रिलीज, तो हीट तो दोनों के लिए होती है। फॉर्मूला देखो ना, दो फार्मूलाज है ना आपके पास, जो एक मैंने बताया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये है हीट कैपेसिटी का। स्मॉल हीट वाला जो स्मॉल सी वाला है वो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला है कैपिटल सी के लिए। तो स्पेसिफिक हीट या स्मॉल सी को हम कभी कभी, स्मॉल सी ये वाली जो है स्मॉल सी है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल सी ओवर एम, इस तरह से भी जो है हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी को आप मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा टी कितनी है 25, और ये आपके पास कितना है 5 किलो जूल, किलो यानी कि 10 पावर 3, या किलो को किलो ही रखो, तो 5 इंटू 25 कितना होगा 125, तो ये आपका देखो 125 किलो जूल जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा देखना होगा आपको। अच्छा, to what temperature will a 50 gram of glass raise if it absorbs 5275 joule of heat and its specific heat is 0.5 जोल पर ग्राम। अब यहाँ पर देखो ये जोल पर ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, यानी कि आपको ये केजी के लिए चेंज करनी पड़ेगी। इफ़ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ग्लास इज 20 डिग्री, यानी कि ग्लास का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है तो बताओ कि उसका टेम्परेचर मज़ीद और कितना इंक्रीज़ करेगा अगर वो हीट एब्जॉर्ब करता है कितनी 5275, जबकि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.5 जोल पर ग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला है। मास कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम। अच्छा, स्पेसिफिक हीट जोल पर ग्राम पर गिवन है ना, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है, देखो ना जोल पर ग्राम, नीचे ग्राम आएगा ना, तो ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा, तो इस ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो ये इस केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझा रहा हूँ ये चीज़, देखो 50 है ना ग्राम, 50 ग्राम को मैं क्या करूँगा केजी में कन्वर्ट, तो ये 10 पावर -3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 1000 के साथ डिवाइड करूँ या पावर को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करूँ 10 पावर -3 से, बात एक ही है। स्पेसिफिक हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट है हमारे पास 0.5 जोल पर ग्राम। अब नीचे भी ग्राम है तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा 10 पावर -3, तो ये -3 में ख़त्म हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, खामखा आप लोग कैलकुलेशन में गलती करोगे। तो इस वजह से ये 50 लिखा मैंने, और सी स्पेसिफिक हीट वो कितनी है 0.5 मैंने लिखा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो आपको बताना है। चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T2 फाइनल टेम्परेचर है, T1 शुरू वाला कितना है 20, तो ये आपको बताना है। हीट कितनी है 5275। अब देखो ये 0.5 और 50, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5275 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.5 और T2 -20। अब देखो ये 0.5 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 25। सिंपल क्या करो कैलकुलेशन को, तो यहाँ पर क्या आ गया 25। अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं या तो इसको यहाँ पर लेकर जाकर, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करवाऊँ, या इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर जो है इसको सॉल्व करूँ। दो वेज हैं आपके पास। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, ये 25 है, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और
या मैं इसको सिंपल करूं इस तरह से, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया 25 नीचे, ठीक है, नीचे लिख लिया 25। अब देखो इस पर टेबल पढ़ते हैं, ये आपके पास आएगी 5 और ये 1 5 और ये आपके पास 25, तो ये आपके पास आएगा कितना, इसको आप एक इस तरह से करो कि ये मैंने थोड़ी देर पहले करके देखा, क्योंकि आप इसमें जो वर्कशीट्स हैं ना, ये वाली जो SPSC वाली, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है सिंपल, लेकिन जो मैंने पिछली भी आपको करवाई है तो उसमें आपको मैंने बताया कि कहा था कि जो है वर्कशीट इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस तरह से किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करो, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 251 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछा गया था कि टेम्परेचर को कितना जो है वो रेज करें, 253 आएगा मेरे ख्याल से, 253 टेम्परेचर को कितना मज़ीद रेज करना पड़ेगा अगर शुरू में इसका टेम्परेचर 20 है और इतनी हीट दी है हमने, तो 253 इसका जो है आंसर आ रहा है किसका, T2 का। ये आपका जो T2 का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 253 T2 के लिए। तो शुरू में कितना था 20, तो अब 20 से 253 गए हो तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है, तो आपका 231 जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसको 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 233 आएगा। ये एक्चुअली 251 है, तो ये आपके पास 231 या 233 आपका आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर मुझे लिखने के लिए इतनी जगह नहीं होती, और स्पेशली कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर वाली होती है वो जो मैं पेपर पेन पे करता हूँ वो यहाँ पर नहीं कर सकता। तो सिंपल मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि इसको किस तरह से करना है, फार्मूला भी बता दिया, आप कर सकते हो बाकी खुद से, क्योंकि अगर आपको इसकी सॉल्यूशंस नहीं मिल रही, आपको पेपर पर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं आपको वीडियो के थ्रू बता तो रहा हूँ कि कम से कम किस तरह से आप कर सकते हो इसको। अच्छा, ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 10 kg एंड टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड is brought in contact with a block of iron mass 20 kg and temperature of 70 degree centigrade. No transfer of heat takes place. सिंपल फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। तो ये किस तरीके से होगा, ये होगा हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड। अब देखो दो आपके पास जो है ना मेटल ब्लॉक्स हैं, एक का जो टेम्परेचर है वो कितना है। अब देखो सबसे पहले गेन कौन करेगा, यहाँ पर अगर मैं रखूँ हीट लॉस्ट, तो लूज कौन करेगा हीट, और गेन कौन करेगा। दो ब्लॉक्स हैं आपके पास दोनों मेटल के, एक है आपके पास 20, एक 10 kg का है, दूसरा 20 kg का। तो अगर मैं इसको बनाऊँ 10 kg और इसको मैं बनाऊँ 20 kg, ठीक है, एक को मैंने बनाया 20 kg, दूसरे को मैंने बनाया 10 kg, 20 और 10। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर जो 10 वाला है ना उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, 20 वाले का टेम्परेचर है 70 डिग्री। अब 10 वाले का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 वाले का कितना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले होगा क्या कि ये जो 20 वाला है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका टेम्परेचर करेगा डिक्रीज, और जो ये 10 वाला है इसका टेम्परेचर करेगा इंक्रीज, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर होगा कम और इसका टेम्परेचर होगा ज़्यादा। तो ये 70 और 10, इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ेगा 11 समथिंग होगा, इसका डिक्रीज होता जाएगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर दोनों की जो वैल्यूज़ होगी ना वो, यानी कि वो फ्लो ऑफ हीट बंद हो जाएगा। एक टेम्परेचर पर आकर ये दोनों की जो हीट होगी वो रुक जाएगी और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। इनको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो आ गई। अब वो किस तरह से होगा,
अब देखो कि हीट लूज कौन करेगा, हीट गेन कौन करेगा, ये हम उसके बाद ही जो है वो अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला है। तो हीट लॉस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, तो लॉस कर रहा है ये वाला 70 में से कम होती जा रही है, तो इसको मैं रखूँगा एम सी डेल्टा टी। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। एम सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू दूसरे के लिए भी एम सी डेल्टा टी। अच्छा, मास किस पहले शुरू में जो लूज कर रहा है, कौन लूज कर रहा है 20, और स्पेसिफिक हीट, अच्छा दोनों आयरन के बने हुए हैं ना, तो सी सी में कैंसिल हो जाएगा, मटेरियल दोनों का सेम है। डेल्टा टी बस मुझे लिखना है। अच्छा, अब देखो इसका जो टेम्परेचर होगा जो लूज कर रही है बॉडी, तो इसका बाद वाला जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, शुरू वाला इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो मैं शुरू में क्या रखूँगा 70 माइनस टी, और जो गेन करेगी बॉडी, हीट जो गेन करेगी उसका मास कितना है, उसका मास है 10, और चेंज इन टेम्परेचर कितनी है, तो इसका जो टेम्परेचर टी से बढ़ेगा, यानी कि 10 में से टेम्परेचर इसका टी तक जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक, तो वो तो इस 10 से ज़्यादा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हीट इसने गेन की है, तो हम टी माइनस क्या करेंगे 10, तो ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो ये आपका बना 140, ये माइनस टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 10। अब ये -10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, तो ये आपका हो जाएगा 150, और ये आपके पास -t है तो उधर चली जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगी 2t, और ये 2t से आपके पास हो जाएगी सॉरी यहाँ पर देखो ये 140, इसको 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2t पहले ही बन जाएगी, उसके बाद ये उस साइड जाएगी तो 2t प्लस t, तो ये बन जाएगी 3t। तो 3t किसके इक्वल आया 150 के, तो t किसके इक्वल आएगी, t किसके इक्वल आएगी 150/3, तो ये आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि जो है हम इससे में से स्क्रीन शॉट्स निकालते हैं या आप जो इसका पीडीएफ शेयर कर दे, तो अगर मैं पीडीएफ शेयर करूँगा ना, तो अगर देखो ना आप, अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं होती, अगर एक साइड मैंने लिखा हुआ हो तो मैं दूसरी साइड नहीं लिख सकता, तो इस वजह से मैं इसको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ ताकि अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं लिख सकूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये बचा हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया 50। तो दूसरा क्या है हमें, मिक्सचर ऑफ गैस एक्सपेंड्स 0.03 0.0 कांस्टेंट प्रेशर एब्जॉर्ब्स। अब सिंपल सवाल है किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि डेल्टा डब्ल्यू आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम, ये डेल्टा वी और ये प्रेशर, तो यहाँ पर वर्क अलग से निकालो, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है 10⁻6 मिलियन पास्कल, और डेल्टा वी कितनी है 0.03 माइनस 0.06, तो ये सॉरी अपना V2 बड़ी वाली वैल्यू पहले रखनी है, 0.06 माइनस 0.03, V2 माइनस V1 करना है ना, तो V2 ये है, V1 ये है, तो 0.06 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0.03 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये आपके पास आएगी इसकी वर्क की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, ये हीट में से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे, तो आपके पास ये 54 किलो जूल आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हो। अच्छा, व्हेन एन एक्सपेंशन और कंप्रेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉ पीवी। अब ये जो है ना मैंने कहीं भी पहले नहीं पढ़ा, तो इसको मैंने थोड़ा सा देखा, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, यानी कि हायर लेवल का है, तो याद करने के लिए सर ने आपको दिया है, तो आप याद कर लो इसको। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस या पॉलीट्रोपिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना, तो इस वजह से आपको पूछी गई है और ये बताई भी गई है, तो आप याद कर लो। थर्मोडायनामिक प्रोसेस फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज सच अ मैनर दैट गैस रिलीजेस 200 जूल ऑफ हीट। अच्छा, हीट रिलीज हो रही है, यानी कि डेल्टा क्यू क्या होगा नेगेटिव,
और 800 जूल वर्क वाज डन ऑन द गैस। अच्छा, वर्क डन ऑन द गैस वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। अब इनिशियल एनर्जी अगर आपके पास 30 है तो फाइनल फाइंड करो, तो ये आप निकाल सकते हो U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, उसके बाद साइंस दिया करो जो इसकी होती हैं। अच्छा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब हीट तो नेगेटिव है, वर्क नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला लगाओ, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट ड्यूरिंग। अब हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट कब होगी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। कोई भी चीज़ इनफाइनाइट तब होती है जब उसके जो नीचे वैल्यू हो वो ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो कब होती है, आइसोथर्मल के लिए ज़ीरो होती है। तो आइसोथर्मल के लिए जब ज़ीरो होगी तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आइसोथर्मल। हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मिक्सचर डिफ्यूजन ये नहीं बोलते, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अच्छा, 176 क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लेइंग स्टेटमेंट डैश इट इज इम्पॉसिबल। अब ये बुक से स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कंप्लीट्स, इस तरह से ये स्टेटमेंट्स आपके बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। अच्छा, इन अ हीट इंजन इफ हीट रिजेक्टेड, इन अ हीट इंजन इफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम Q2 इज जीरो। अगर Q2 जीरो हो जाए तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 100%। किस तरह से, n इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर ये आपके पास जीरो हो गई तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो। 1 में से जीरो माइनस होगा तो आपके बचेगा 1, और 1 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 100%। केल्विन की भी वायोलेशन हो जाएगी, और क्लास जो केल्विन और कैलाश दोनों की स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी, और उसके साथ साथ इंजन जो है एक ही रिजर्वायर पर वर्क करेगा। तो ये इसका आला दीज होगा, और एफिशिएंसी 100, बाकी सारे ऑप्शंस आपके पास मिले हुए हैं। अच्छा, क्लाशियस ने क्या कहा था कि इम्पॉसिबल है कि कंस्ट्रक्ट करना डिवाइस जो कि डायरेक्टली हीट निकाले किसमें से, कूलर बॉडी में से, हॉटर बॉडी से, विदाउट एनी जो है कि एक्सटर्नल एनर्जी। ये बुक से है। इफ सेकेंड लॉ वर नॉट ट्रू, अगर सेकेंड लॉ सही नहीं होते तो क्या होता कि जो हीट होता है, अपना शिप होता ना, वो क्या करता, खुद से ही हीट निकालता अपना सी से या ओशियन से, और जो है अपनी इंजन रन करता विदाउट कोई जो है इनपुट। लेकिन आपको पता है कि इस तरह से नहीं होता, उसके अंदर फ्यूल डलता है जो कि उसके बाद जो है वो अपना जो है वर्क परफॉर्म करती है, जो कि हमें चाहिए होता है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन बाय द सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव होता है। इन थर्मोडायनामिक वर्क डिपेंड्स पाथ। अच्छा, वर्क जो है पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। बाकी P V T डेल्टा T और ये डेल्टा U सारे स्टेट फंक्शन है। करेक्ट सीक्वेंस प्रोसेस टेकिंग कार्नर साइकिल की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये ऑप्शन डी वाली जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अब इसमें एक साइक्लिक है, दूसरा सॉरी अपना दोनों साइक्लिक है, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो, यानी कि ये वाला 1 जो है ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव, और जो 2 होगा वो होगा पॉजिटिव। मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बतानी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा गया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर भी कांस्टेंट, दोनों जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ए टू बी जाने में, ए से बी जाने में हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हाँ भाई बिल्कुल, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तभी तो क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये बात ठीक है, बोल सकते हैं, लाजमी नहीं है लेकिन बोल सकते हैं। बी टू सी, यहाँ से यहाँ तक, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हीट जो है वो निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो मे भी हीट निकल रही हो, तो ये भी हो सकता है, 2 हो सकता है। सी टू डी वर्क इज नेगेटिव, सी डी से वर्क नेगेटिव किस तरह से होगा, यहाँ डी से
ए की तरफ जो है वो वर्क, हाँ डी से ए की तरफ वर्क पॉजिटिव होगा तो ये तो हो सकता है। सी से डी की तरफ जाते हुए वर्क नेगेटिव होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम की चेंज जीरो है, वॉल्यूम ही कांस्टेंट है इसमें। देखो ना, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, तो ये वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रही ना। वॉल्यूम में तो चेंज तब आएगी जब वाई एक्सिस में जाएगा। यहाँ पर अगर जो डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्क जो है इसकी जो गलत स्टेटमेंट वो कौन सी है, 3। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन, हीट इंजन एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की वो किस पर डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। तो एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये दोनों फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ होते हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर इज 3000 इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर 300, देन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी पूछी गई है, एफिशिएंसी के पास आपके पास फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे आप, एफिशिएंसी सबसे पहले तो निकालोगे। अब देखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली T2 और T1 गिवन नहीं है, तो डेल्टा T आपके पास क्या होता है, T2 माइनस T1। अब देखो डिफरेंस इनके पास क्या है, डिफरेंस है आपके पास इनका 3000, और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है 3, सॉरी अपना कोल्ड रिजर्वायर जो है ये इसका टेम्परेचर 3000। तो उसमें से आप जो है निकालोगे सबसे पहले क्या, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, फिर जो एफिशिएंसी वगैरह फाइंड करोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ थोड़ी। अच्छा, उसके बाद है कि विच इंजन हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हाईएस्ट किसकी होगी, तो याद कर लो एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। जिसका रेशियो ये सबसे कम होगा ना, तो ये 1 में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो 1 में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास जो एफिशिएंसी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी। अब जिसको बिल्कुल ही कहानी समझनी है वो दोबारा से सुनो। अब देखो ये वैल्यू जितनी 1 के पास होगी उतनी एफिशिएंसी, अगर वैल्यू 1 आ जाए बिल्कुल तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, ये बात तो सबको समझ आ गई। तो अगर ये वाली वैल्यू T2 अपॉन T1 अगर ये कम हो गए, कम हो जाए, जितनी कम होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, 1 के पास आएगी। 1 के पास आएगी तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जब आप करके देखो, ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है, तो दोनों को आप जो है वो सॉल्व करके देखोगे, T2 अपॉन T1 इसको करके देखोगे और ये वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, तो आपके पास जो होगा कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन 2 इज़ लेस देन इंजन 1। E1 जो है ना, एफिशिएंसी ऑफ 1 इंजन वो ग्रेटर देन E2, ये आ जाएगी कंफर्मेशन, ये मैंने चेक वगैरह किए हुए हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज, एडियाबैटिक। Which of the following process requires more work to be done on ideal gas which is compressed to half of। अब एडियाबैटिक में जो है वो वर्क ज़्यादा करना पड़ता है अगर कंप्रेशन की बात की जाए एज कम्पेयर विद दी बाकी जो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, ऑन वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स 1600 केल्विन एंड T2, another reversible heat engine operates T2 400, if the both engine have same heat input and output then temperature T2 is equals to, अब ये Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1, यहाँ पर ये टेम्परेचर गिवन है, इसको T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 दोनों के लिए 1 माइनस T2 अपॉन T1 करोगे, 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये 1 में कैंसिल हो जाएंगे। अब T2 अपॉन T1 जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप जो है सॉल्व करो कि आपको दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे। केल्विन प्लांक डील्स विद, जब प्लांक जो है ना, प्लांक स्टेटमेंट वो क्या होती है कि हीट जो है वो कन्वर्ट होगी इसके अंदर, वर्क के अंदर। इन एन आइडियल गैस, ये भी सेम सवाल है इंटरनल एनर्जी के ऊपर कि इसमें देखो कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जस्ट आपके पास जो है वो पाथ चेंज हो रहा है, तो पाथ चेंज करने से इंटरनल एनर्जी की चेंज जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेम होती है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिजल्ट इन इंक्रीज, अच्छा टोटल सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर जाती है, ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नेट एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है बिल्कुल ही, तो उसमें अगर चेंज देखी जाए तो एंट्रोपी की चेंज पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। एंट्रोपी चेंज डिपेंड करती है हीट ट्रांसफर पे। अच्छा यहाँ पर ये जो है ना, एक हीट ट्रांसफर भी है, दूसरा चेंज ऑफ टेम्परेचर भी है। तो एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, डेल्टा क्यू अपॉन टी के जो है ऊपर। तो एंट्रोपी इज बेसिकली डिसऑर्डर, जूल पर केल्विन इसका जो है वो यूनिट होता है। तो अगर दोनों में से देखा जाए ना तो इसका हीट होगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स हीट गेन करेंगे तभी जो है वो आपका जो है वो कोलाइड वगैरह करेंगे इस तरह से, तो डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो इन दोनों में से अगर सुइटेबल ऑप्शन आए तो वो हीट ट्रांसफर का होगा। इन अ कार्नोट साइकिल हीट ट्रांसफर्ड एट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। आपने देखा होगा कि एडियाबेटिक जो है कार्नोट साइकिल में 100% जो है एफिशिएंसी वो होती है, ये आपने आइडियल केस के अंदर देखा होगा। और बाकी जो ये प्रोसेसेस हैं चार, जो पीछे भी हमने डिस्कस किए, वो आप जो है वो देख सकते हो। हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट टू अच्छा मैकेनिकल एनर्जी में जो हीट इंजन है वो हीट को कन्वर्ट करता है, और बाकी जो मोटर होता है वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कार्नोट हीट इंजन ऑपरेट्स ऑन अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ये रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल ही होती है, इस तरह से नीचे जाती है, देन अगेन, और फिर लास्ट में इस तरह से ये साइक्लिक और ये रिवर्सिबल। वन कंप्लीट कार्नोट साइकिल एंट्रोपी जो है वो अनचेंज रहती है, क्योंकि कार्नोट साइकिल जो एक आइडियल कंडीशन है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, अब ये 150 इसको कन्वर्ट करोगे 273 प्लस 150, और इसको रखोगे क्या, ये आप रखोगे 273 प्लस 50, ये 320 के आसपास आएगा, और ये भी कुछ 400 समथिंग के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 के अराउंड आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अच्छा एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, इसको मैं सॉल्व करवाऊँ, 151 था आई गेस, 150 151 152। अब इसकी ये वाली जो है ना, ये इसकी डायग्राम है। अब मैं पहले सवाल आपको समझा दूँ, उसके बाद इसकी समझा दूँ। अच्छा, आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली, आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर देखो आपके आइसोथर्मल, अच्छा इन दोनों में से आपको पता कैसे चलेगा कि आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है ना, ये एडियाबेटिक है, जिसका स्लोप कम है वो आपका आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रही है, तो एरो से भी आप देख सकते हो एक्सपेंशन हुई। दूसरा कंप्रेस हो गया किससे, वॉल्यूम V1, कंप्रेस्ड ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले V1 से V1 सॉरी अपना V1 से V2 आपकी क्या हुई, एक्सपेंशन सबसे पहले, ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या हो गई कि एडियाबेटिकली इनिशियल वॉल्यूम जो है आप लेकर गए किसकी तरफ, ओरिजिनल वॉल्यूम जो शुरू में था, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं ये सवाल और डायग्राम समझाऊँ, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट की। तो अगर, अच्छा ये प्रेशर शुरू में क्या था P1, बाद वाला प्रेशर क्या है P3। अच्छा टोटल आपसे वर्क डन जो है वो पूछा गया है कि क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू या मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, जस्ट आपने बताना है कि लेस देन ज़ीरो होगा या इस तरह से आपको कंडीशन बतानी। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखो समझाने के लिए, तो आपको ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि P3 जो है, P3 वो ग्रेटर देन P1 से। तो इन ऑप्शंस में से सबसे पहले तो ये आप निकाल सकते हो। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है कि उसके बाद देखो ये वाली जो है ना चीज़, ये क्या हुई है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरी ये वाली जो है लाइन, ये किसको शो करती है, ये शो करती है आपके पास एडियाबेटिक, एडियाबेटिक जो है वो एक्सपेंशन को शो करती है, एडियाबेटिक सॉरी एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन को। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि वर्क डन आपसे पूछा गया है, डायग्राम कौन सा है, PV।
तो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई ना कि इसकी स्टेटमेंट इजी है और जल्दी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखो इसको एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये किसके लिए है? एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल के लिए। अच्छा, आइसोथर्मल क्या है? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन जब होगी तो वर्क आपका क्या होगा? वर्क होगा पॉजिटिव। एक्सपेंशन में क्या होगी? वर्क आपका होगा पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाली अगर आप देखो स्टेटमेंट, ये लाइन, तो इसमें क्या हो रही है? कंप्रेशन। तो इसके नीचे ये वाला एरिया आएगा पूरा, ठीक है, इसके नीचे ये पूरा एरिया आएगा। तो ये पूरा एरिया जो होगा वो नीचे आएगा। तो ये क्या होगा? ये आपका वर्क होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, ये वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, V1 की तरफ। V1 की वैल्यू यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ज़्यादा एरिया देखो किसका है? ज़्यादा एरिया नेगेटिव वाले का है, क्योंकि नेगेटिव वाले का ये पूरा एरिया है और ये पॉजिटिव वाले का थोड़ा कम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव की वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल वैल्यू किसकी बचेगी? नेगेटिव की। यानी कि वर्क आपका जो ओवरऑल बचेगा वो क्या बचेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होता है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि वर्क लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पर ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी बताई गई है कि ए बी जो है आइसोथर्मल है, बी सी एडियाबेटिक है, ए बी पॉजिटिव है और बी सी जो है नेगेटिव है और ये डिक्रीजिंग आल्सो। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेशन वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट में, अदरवाइज़ फर्स्ट वीक इंशाल्लाह मई से स्टार्ट होगा। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा दे, ताकि जो है वो क्लासेस वगैरह और बाकी आपकी जो जूम आईडीज़ हैं वो मैं आपको अलॉट कर सकूं। अच्छा, किसी को अगर पेमेंट इशू है या कोई हाफ पेमेंट करना चाहे या किसी को पेमेंट में कोई डिले है या प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, वो मैं अपने हिसाब से उसको फेवर कर दूंगा, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। किसी को अगर पेमेंट इशू है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो जो है आप मुझे बता सकते हो, या कोई अगर नहीं दे सकता तो आई कैन आल्सो डू कंसेशन और इस तरह से। तो वो मैं कंफर्मेशन लूँगा आपसे पहले, सबसे पहले, और पूछूँगा कुछ सवाल वगैरह, और फिर मैं जो है अपने हिसाब से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।